लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वायु में ध्वनि का वेग c5 तथा वर्ग मध्य मूल c हो तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो यहाँ पे जो है आपका c5, c वाला आंसर सही हो जाएगा। c5 बराबर cy/3 λ/3 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का वेग होता है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो पहला है ताप पर, बी है मध्यम पर और सी है दाब पर। तो जो है इसमें से कौन सा आंसर आपका फिर सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है आपका यहाँ पे डी वाला आंसर सही होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। ध्वनि का ताप मध्यम पर भी करेगा, ताप दाब यहाँ पे तीनों पर ही निर्भर कर सकता है। तो इस कारण यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया हुआ है दाब, तो दाब का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ध्वनि की बात किया हुआ है। यहाँ पे केवल ताप और मध्यम की बात रहेगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ताप और मध्यम में जो है ध्वनि का वेग को बदला जा सकता है, लेकिन दाब की वजह से नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक सरल लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां g का मान 2% घट जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल यहाँ पे हो सकता है 2%, 1%, 5% बढ़ जाएगा, कोई भी यहाँ पे हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे एक से अधिक वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्षण की गति होगी। तो क्षण की गति होती है आवर्ती परंतु दोलनी नहीं, दोलनी परंतु सरल आवर्त गति नहीं, कोणीय आवर्ती दोलनी। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो इसमें से सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, कोणीय आवर्ती दोलनी हो जाएगा। आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल घटेगा, बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इस कारण यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि 1 वोल्टीय सेल में 5 ग्राम जिंक की खपत होती है तो हमें कितने एम्पियर घंटे प्राप्त होंगे? जिंक का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर 3.38 गुणे 10⁻⁻7 किलोग्राम कूलाम होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो यहाँ पे सी वाला आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। ठीक है, 4.1 हो जाएगा आपका। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुणे 10⁻³ दिया हुआ है अपान में, यहाँ पे आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बार हल करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे है आपका 5 गुणे 10⁻³ है, इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3.387 गुणे 10⁻⁻7 एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर सेकंड आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद हम इसको पूरा हल करते हैं तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 5 गुणे 10⁻³ उसके बाद में यहाँ पे 3.387 गुणे 10⁻⁻7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, यहाँ पे आपका 3600 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 10 की घात, इसमें से इतना आप लोग कट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 4.1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 4.1। आगे देखेंगे तो आगे है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए व बी पर समान क्यू आवेश रखा जाता है तो बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वहाँ क्या होगी, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यहाँ पे बी वाला हो जाएगा √2Q/4πe0a² हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो आगे है आपका यहाँ पे, एक विस्फोट में एक चट्टान क्षैतिज समतल वाले 3 भागों में टूट जाती है। उनमें से 2 भाग एक दूसरे से समकोण पर है। पहला भाग जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है
और 12 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान है तथा 2 किलोग्राम का दूसरा भाग जो है वो 8 मीटर सेकंड के ग्राम वेग से गतिमान है। यदि तीसरे भाग की चाल जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है तो इसका द्रव्यमान है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। और अगला है, किसी आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माएं नियत दाब तथा आयतन पर क्रमशः इतना है और तथा आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, तब सी भी बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा आर अपान लेमडा -1 के बराबर हो जाएगा। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, 2 किलोग्राम के कण पर 31+1 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कण स्थिति जो है यहाँ पे इतना है 2I और प्लस के से स्थिति 4I+3 के तक विस्थापित होती है। तब कण द्वारा किया गया कार्य होगा। तब कण के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9 जूल हो जाएगा। ठीक है, 9 जूल हो जाएगा। और अगला है, यदि खुले आर्गन पाइप के दोनों सिरों पर कंपन उत्पन्न होते हैं तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से नेगेटिव वाला आंसर पूछा है। तो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, खुले सिरे पर दाब परिवर्तन शून्य होगा। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, स्वप्रेरक यल एक कुंडली बल्ब बी तथा एसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, तब बल्ब की चमक कम हो जाएगी जब जब यहाँ पे कौन सा सही होगा? कब हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे हो सकता है एसी स्रोत की आवृत्ति कम हो जाती है, कुंडली में एक आयरन छड़ लगा दी जाती है, तो ये भी हो सकता है। और कुंडली के फेरों की संख्या कम हो जाती है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, 3 बिंदु ए बी तथा सी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तब विद्युत विभव होगा। तब यहाँ पे विद्युत विभव क्या होगा? तो यहाँ पे विद्युत विभव का मान हो जाएगा बी बिंदु पर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बी बिंदु पर हो जाएगा विद्युत विभव, तो इस कारण यहाँ पे बी बिंदु पर अधिकतम होगा। ठीक है, विभव की बात किया हुआ है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, यन प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है यहाँ पे ये पूछा है। तो इसमें से जो है आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, हाल अल्पसंख्यक होते हैं तथा पंच संयोजी अणु अमिश्रित होते हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और अगला है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक यक्ष की अर्ध आयु जो है वो 20 वर्ष है। यह क्षय होकर एक अन्य तत्व वायु में बदल जाता है जो अस्थायी है। एक दी गई चट्टान में तत्व यक्ष तथा वायु जो है वो 1:7 प्राप्त होते हैं, तब चट्टान की आयु निर्धारित होगी। तब चट्टान की आयु जो है वो क्या निर्धारित होगी? तब चट्टान की आयु जो है वो 60 वर्ष निर्धारित हो जाएगी। यहाँ पे बी वाला आंसर सही होगा। और अगला देखेंगे तो अगला है आपका क्वेश्चन, हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान जो है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम में बदल जाता है। संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति इतना है, तब उत्पन्न ऊर्जा होगी। तब उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला है आपका क्वेश्चन, आर त्रिज्या की गोल गेंद यन सान्यता के किसी संयन तरल में वेग भी से गिर रही है, गोल गेंद पर कार्यरत मंदक संयन बल है। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? कौन सा बल होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आर तथा वाई दोनों लैम्डा दोनों के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, और अगला है, रेडियो एक्टिव क्षण में उत्सर्जित ऋण आवेशी बीटा कण होते हैं। तो ऋण आवेशित बीटा कण होते हैं, तो नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों के क्षय से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं तो अगला है आपका, बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा? तो किस कोण से अधिकतम कार्य होगा? तो 0 अंश से कोण अधिकतम कार्य होगा। और अगला है, एक सरल दोलक का आवर्तकाल जो है वो 1.2 सेकंड है। यदि दोलक की लंबाई जो है उसे अगर दोगुनी कर दिया जाए तब नया आवर्तकाल होगा। तब नया आवर्तकाल क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 1.7 सेकंड हो जाएगा।
और अगला है एक अमीटर का प्रतिरोध जो है वो 13 ओम है और वह 100 एम्पीयर तक की धाराएं माप सकता है। इसमें अतिरिक्त सट जोड़ने पर एक अमीटर 750 एम्पीयर तक की धाराएं मापने के लिए सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है आपका 20 ओम और 2 ओम और 0.2 ओम। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और अगला है एक मोटर गाड़ी यश से वायु तक अचर चाल से चलती है और वायु से यश तक अचर चाल भी डी से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए गाड़ी और औसत चाल होगी। तो गाड़ी का औसत चाल क्या होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और अगला है आपका 100 डब्लू और 110 वी के बल्ब को वोल्ट के बल्ब को जो है 220 वोल्ट की सप्लाई से प्रतीत करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया। यदि सप्लाई का धारा मान जो है वो 0.5 एम्पियर हो तो ट्रांसफर की दक्षता होगी लगभग कितनी होगी दक्षता, तो लगभग जो है आपके यहाँ पे हो जाएगा 90% होगा। ठीक है, कितना होगा, 90% हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है यहाँ पे, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को कहते हैं सी। टर्सरी यहाँ पे क्योंकि कहा है तो 3 रहेगा यहाँ पे, 3 CH3 और CH3 और CH3 और OH हो जाएगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल इसमें से कहाँ पर है, तो यहाँ पे पहला है 2 मेथिल रहेगा और प्रोप टू अल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, अगला है इंडेन है। इंडेन क्या है, व्यावसायिक ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। और बी है ब्यूटेन और एथेन का मिश्रण है। और सी है व्यावसायिक प्रोपेन का मिश्रण है। और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही होगा, तो इसका जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, व्यावसायिक ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। और अगला है आपका एसीटोन सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करने पर बनाता है। तो आश्रित करने पर क्या बनाता है, यहाँ पे आश्रित करने पर बना लेगा आपका मैसिटिलीन बनाएगा, मैसिटिलीन बना लेगा। ठीक है, मैसिटिलीन बनाएगा। और अगला है एक एल एल एक एल्किल एल्डिहाइड जिसे उसके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाया गया जल के साथ गर्म करने पर प्रोपेन देता है मौलिक एल्किल एल्हाइड होगा। तो क्या होगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे देखते हैं मेथिल आयोडाइड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो इसमें से आपका ए से अधिक आंसर सही हो रहा है, तो इस कारण यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, तो अगला है निम्न में से कौन सा अम्ल मार्जक तरह कार्य करता है। तो कौन सा मार्जक की तरह कार्य करता है, मार्जक की तरह कार्य करेगा आपका यहाँ पे H2SO4, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। H2SO4 जो होता है वो मार्जक की तरह कार्य करता है। और अगला है एल्किल आइसोसाइनाइड में कौन से बंध होते हैं, कितने बंध होते हैं यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पे बंध हो जाएंगे आपके यहाँ पे 9 सिग्मा और 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, 9 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। और अगला है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन तथा ऑक्साइड सबसे अधिक उसमें होता है। तो सबसे अधिक उसमें कौन सा होगा यहाँ पे, तो NO होगा सबसे अधिक। ठीक है, और अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से जो है स्टार्च का विलयन एक हाइड्रोमोल है, हाइड्रोसॉल है। तो यही बात यहाँ पे सही है, तो इस कारण यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, स्टार्च का विलयन एक हाइड्रोसॉल है। तो आज के लिए बस, इसके आगे हम देख लेते हैं और क्वेश्चंस।